हेलो, कैसे हो बच्चों? बढ़िया सब? लॉकडाउन में सब घर के अंदर बैठे हो? थोड़ा सा एक माइंड में ये तो होगा 10th क्लास है, कोई स्कूल स्कूल नहीं, कैसे क्या होगा? बट क्यों चिंता कर रही हो जब मैं कह रही हूँ कि टेंशन हमारी है, इंटरटेनमेंट आपका है। मेरे साथ रहो और मेरी वीडियोस देखो, अच्छे से समझो। एसएसटी में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो हम आज नया चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने, चैप्टर नंबर 2, जो हमारा सिविक्स का है और इसका नाम है फेडरलिज्म। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बच्चों, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था आपको क्या कि जो पावर शेयरिंग था उसमें हमने जो पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स बताए थे उसमें हमने जो वर्टिकल डिवीजन देखा था, याद आया आपको? वर्टिकल डिवीजन मींस उसमें ऊपर से लेके नीचे की ओर पावर डिवाइड होती है। तो वो जो गवर्नमेंट का वो फॉर्म है उसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वही फेडरलिज्म का फॉर्म है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा बताते हैं। In the previous chapter, we noted that vertical division of power among different level of government is one of the major form of power sharing in modern democratics. आजकल जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक्स में जो वर्टिकल डिवीजन है वही पावर शेयरिंग का मेजर फॉर्म है और सभी गवर्नमेंट्स ने उसे ही अपनाया है। क्यों अपनाया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कंट्रीज में डाइवर्सिटीज भी बहुत होती है और काम जो है बहुत ही सिस्टमेटिक वे से हो जाए, ठीक है ना? इसके लिए पावर शेयरिंग का वर्टिकल डिवीजन ठीक रहता है कि जो पावर है ऊपर से नीचे वो डिवाइड होती है। स्कूल्स में भी आप देखते हो ना बच्चों, क्या होता है वहां पे भी आप देखते हो कि अलग अलग चार्जेस दिए जाते हैं। एडमिशन्स का कोई और करता है, आपका रिसेप्शन कोई और संभालता है, जो एसएलसी या आपका जो टीसी वगैरह निकालने का काम है वो कोई और देखता है, अकाउंट्स का कोई और देखता है। और जो भी और डिफरेंट चार्जेस हैं, कोई इको क्लब बना है, कोई एक्टिविटीज होनी, वो सब क्या है उसमें भी अलग अलग क्या किया है, पावर का ही डिवीजन है, ठीक है ना? जो आपके प्रिंसिपल है वो टॉप मोस्ट है, उन्होंने अपने पावर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है ताकि क्या हो, सिस्टमेटिक वे में क्या हो सके, काम हो सके, ठीक है ना? तो वो चीज आप देखते ही हैं। तो यही क्या है, आपका वर्टिकल डिवीजन है जिसमें पावर ऊपर से नीचे की ओर डिवाइड होती है। In this chapter, we focus on this form of power sharing. It is the most commonly referred to as federalism. We begin to describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. A discussion of the federal constitutional provision is followed by an analysis of the politics and policies and politics that has strengthened federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn to the local government in new and third tier of Indian federalism. इस पूरे चैप्टर में हमने क्या किया है, फेडरलिज्म की फीचर्स वगैरह इसमें डिस्क्राइब करे हैं और बताया है कि इंडिया में फेडरलिज्म को किस तरह से अपनाया गया है और किस तरह से ये इंडिया में बहुत मजबूत बना है। और इंडिया में जो 3 टायर हैं, यानी कि 3 लेवल्स बनाए हैं फेडरलिज्म के, तो उसमें जो थर्ड लेवल है लोकल गवर्नमेंट, उसका भी इस चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कशन होगा, ठीक है? तो ये ओवरव्यू है। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। व्हाट इज फेडरलिज्म? सबसे पहले बात आती है कि फेडरलिज्म क्या है। क्वेश्चन यहीं से उठता है आपका कि जो चैप्टर है फेडरलिज्म, आखिर फेडरलिज्म होता क्या है? तो आपके एनसीईआरटी में एक बार इसको मैं रीड करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, लेट अस गेट back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give this power to the regional government. देखिए,
हम पहले जो चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग पे एक बार थोड़ा-सा नज़र डालते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका का जो हमने एग्ज़ाम्पल दिया था, उससे हमने क्या देखा था कि बेल्जियम में क्या है, पावर शेयरिंग को अपनाया गया था। वहाँ पे मतलब क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को रिड्यूस किया। ठीक है? और अपनी पावर को रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया था। हालाँकि पहले भी रीजनल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी, बट वो जो पावर थी जो पहले, वो किस तरह की थी? नॉमिनल पावर जिसे कह सकते हैं कि जिस पावर को दिया गया और जब मन आए उसको लिया भी जा सकता है या कुछ टाइम पीरियड के लिए वो पावर दी गई है और थोड़े समय बाद उस पावर को वापस ले लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो उस समय ऐसी पावर जो है उसका क्या यूज़ तो कुछ होगा नहीं क्योंकि यदि रीजनल गवर्नमेंट को ऐसी पावर दी भी जाएगी थोड़े समय के लिए तो उसको उससे ये नहीं लगेगा कि हम भी हैं, हमारा भी कुछ क्या है, एक इमेज है ऐसा एक रीजनल गवर्नमेंट को ऐसा फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है ना? लेकिन अब क्या किया था जब उन्होंने पावर शेयरिंग को जब अडॉप्ट किया तो उन्होंने क्या किया कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को मेंशन कर दिया क्योंकि मैंने बताया 4 टाइम्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो उसमें आप देखिए कि उन्होंने क्या किया मतलब 4 टाइम्स उसमें जो ये आपकी रीजनल गवर्नमेंट है, उनको उस पावर जो दी गई है, उसको मतलब रीजनल गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया था। ठीक है? क्लियर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही बता दिया था कि रीजनल गवर्नमेंट को ये पावर है और ये पावर वापस सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे ले नहीं सकती है। ठीक है? क्लियर हुआ? They had their roles and power, but all these power were given to these government and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. यानी मतलब जब चेंज किया 1993 में तो उससे क्या हुआ कि अब जो रीजनल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रही. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. और इस तरह से जो बेल्जियम है यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया. तो देखिए दो डिबेट जो आ रही है किसके बीच में आ रही है, यूनिटरी और फेडरल, ये दो फॉर्म के. तो यूनिटरी में क्या है कि जो पावर है वो एक सेंटर के पास यदि वो पावर है और उसका मन में आए तो वो अपनी पावर को रिड्यूस करके मतलब उस पावर को किसी और को दे सकता है, नॉमिनल पावर वो दे सकता है, लेकिन मेन जो है उसका खुद का ही रहेगा, ठीक है? वही मजबूत रहेगा, वो चाहे तो पावर दे, चाहे तो वापस ले ले. तो जो रीजनल गवर्नमेंट होगी उनका खुद का कोई इमेज नहीं रहेगी, उनका मतलब खुद का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है? यूनिटरी में तो ये रहा कि सेंट्रल है उसकी जो है उसी का ही डिसीजन होगा कि वो कोई सब्जेक्ट पे या कोई ऐसा इश्यू आ जाता है कि उसे उस समय अपनी पावर को उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए उस पावर को शिफ्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. तो वो तो उसकी खुद के ही डिसीजन पे डिपेंड करता है. बट फेडरल फॉर्म में क्या होगा कि जो पावर है वो एक से दूसरे में दी जाती है तो वो सबऑर्डिनेट नहीं रहती है. वो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब्ड रहता है कि किसकी कितनी पावर है और कौन किस किस सब्जेक्ट पे काम करेगा. ठीक है? तो इससे क्या है कि उनकी खुद की जो है इम्पोर्टेंस बनी रहती है. ठीक है? तो इस तरह से बेल्जियम जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ गया. श्रीलंका कंटिन्यू टू देखो श्रीलंका फॉर ऑल प्रैक्टिस पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर. बट श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, उसने यूनिटरी सिस्टम पे ही अपने आप को फोकस रखा. हमने बताया था कि सिंगला जो है सिंगला कम्युनिटी ने वहां पे गवर्नमेंट को बनाया था और सिंगला जो थे उन्होंने क्या किया अपनी पावर को इतना कि उन्होंने वहां श्रीलंका को जो है सिविल वॉर में डाल दिया था. ठीक है?
तमिल लीडर्स वांट टू श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। हालांकि जो तमिल लीडर्स हैं वो क्या चाहते थे कि वो श्रीलंका में फेडरल सिस्टम आ जाए, बट वहां पे यूनिटरी सिस्टम ही रहा। तो ये यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, फेडरलिज्म के बारे में बताया है कि फेडरलिज्म is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। देखिए, जो फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी बताई गई है कि ये क्या सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें पावर क्या है, डिवाइड हो रही है किसके किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में जो पावर है डिवाइड हो रही है। आजकल आप घर में हो बच्चों, तो वहां भी आपकी जो सेंट्रल पावर आपकी मदर के हाथ में रहती है ना। उन्होंने क्या किया होगा कि किसी को कुछ खाने को चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, काम भी पूरा चाहिए हो रहा है, मेड आ नहीं रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने भी क्या किया होगा, पावर को डिवाइड कर दिया होगा ना, कि भाई तुम ये डस्टिंग का काम कर लो, तुम जो है ये काम कुछ वेजिटेबल्स को कट करने का कर लो, तुम थोड़े से जो है कुछ सफाई का काम कर लो। तो ये क्या है, ये पावर को है डिवाइड करने वाली बात है। घर में भी आप ये चीज देख रहे होंगे, तो आपने घर में भी फेडरलिज्म को अपना लिया होगा। तो ये जो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में जो पावर है वो डिवाइड होना ही क्या है, फेडरलिज्म कहलाता है। यूजुअली ये फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अधिकतर टू लेवल होते हैं फेडरलिज्म में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम कैसे टू और मोर, मतलब दो भी हो सकते हैं और दो दो तो होने ही चाहिए, दो और दो से ज्यादा। One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subject of common national interest। एक तो कौन होता है जो गवर्नमेंट का, कौन सा, जो पूरे देश के लिए, जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देते हैं, और उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के, जैसे कि आप ये कह सकते हो फॉरेन अफेयर्स वगैरह है, ठीक है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और नेशनल लेवल के होते हैं। डिफेंस है, मनी है, तो ये सब क्या है, ये नेशनल इंटरेस्ट के हैं, तो ये ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट। और दूसरी जो गवर्नमेंट है या तो वो प्रोविंसेस होगी या स्टेट होगी, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे, डेली का अपने स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन का देखते हैं, उसका लुक आफ्टर करते हैं। For this level of government enjoy their power independent of the other। ये दोनों ही लेवल जो हैं, गवर्नमेंट की दोनों ही लेवल जो हैं अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली इंजॉय करते हैं। मीन्स कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है फेडरलिज्म में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो अपने सब्जेक्ट अपनी पावर पे वर्क करते हैं, स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने उस सब्जेक्ट अपनी पावर पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसके टू लेवल, फेडरलिज्म में टू लेवल तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ कहीं कहीं दो से ज्यादा लेवल भी मिलते हैं, जैसे थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका हमारा इंडिया एग्जाम्पल है कि यहाँ पे थ्री टायर दिखते हैं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। आपके सामने पूरा वर्ल्ड मैप है और उसमें देखिए रेड कलर से आपको जो दिखाई दे रहा है उससे क्या पता चल रहा है कि इतने कंट्रीज जहाँ पे रेड कलर है वहां पे फेडरलिज्म को अपनाया गया है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, देखिए पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ही एरिया ऐसा रहा है जहाँ फेडरलिज्म नहीं है। बाकी आप देखिए मोस्टली कंट्रीज जिन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है वहां पे फेडरलिज्म को अपनाया गया है, ठीक है। तो आज का ये जो फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन है
वो कंप्लीट होता है और उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय।